संसदीय प्रणाली की विशेषता हम लोग देख चुके थे, उसके गुण क्या है, उनके दोष क्या है, वो सारा चीज हम लोग देख चुके थे। ठीक है, सबसे पहले ये समझना है कि आखिर ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अभी जस्ट हम लोग क्या पढ़े थे, संसदीय प्रणाली हम लोग पढ़ चुके थे, उसमें क्या पढ़े थे, पीएम के बारे में पढ़े थे। पीएम का चुनाव कैसे होता है, कैसे होता है, वही तो पूछ रहे हैं। संसद से, यानी कि विधायिका में से पीएम चुन के आता है। तो यहाँ का सिस्टम देखना, वहाँ पे यहाँ के सिस्टम बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और ये राष्ट्रपति जो है एक्चुअली ये चुना कैसे जाता है, या तो जनता उसको डायरेक्ट चुनती है, या तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से। हाँ, वही अमेरिका में ये सिस्टम चलता है। देखो जहाँ पर की जनसंख्या कम है, जैसे स्विट्जरलैंड जैसे देशों में क्या है, वहाँ पे जनसंख्या कम है, तो वहाँ पे सीधा चुन लिया जाएगा। लेकिन जहाँ पर की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे कि अमेरिका जैसे पॉपुलेशन वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ लोगों का समूह जो होता है इलेक्टोरल कॉलेज, उसके माध्यम से राष्ट्रपति चुनाया जाता है। देखो दरअसल ये इलेक्टोरल कॉलेज भी कौन चुनता है, हम लोग ही चुनते हैं, मतलब कि वहाँ की जनता ही चुनती है। और उस इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से किसी एक व्यक्ति का चुनाव किया था कि यही राष्ट्रपति बनेगा। जैसे कैसे पिछले बार जो है जो बाइडन और ट्रंप का जो हुआ था इलेक्शन, उसमें क्या हुआ था, जो बाइडन जीत गए थे। तो यानी कि वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से भी यहाँ पे क्या होता है, चुनाव होता है। इलेक्टोरल कॉलेज कुछ नहीं है, बस कुछ लोगों का समूह होता है, और वो कुछ लोग भी कौन चुनता है, जनता। जैसे मान लो कि 5 आदमी इलेक्टोरल कॉलेज में चुना है, ध्यान सुनो, मान लो कि 5 आदमी जो है इलेक्टोरल कॉलेज के लिए चुना गया, ये जो 5 आदमी का जो चुनाव हुआ है वो जनता डायरेक्ट चुनी है इसको। और अब क्या करेगा, ये 5 आदमी मिल करके तय करेगा कि हाँ कि किसको हम राष्ट्रपति बनाए। तो ये क्या हुआ, इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि कुछ लोगों का समूह। नहीं, इसमें से राष्ट्रपति बनने के लिए नहीं बोलता है, इसके माध्यम से किसी और को चुनना होता है ना। ऐसा होता है सिर्फ हम लोगों में, मतलब कि संसदीय प्रणाली में ऐसा होता है कि चलो भाई सारे लोग सांसद है, और उसी में से एक आदमी क्या बन गया, पीएम बन जाता है। ठीक है, अब एक चीज देखना, और इसमें राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है। देखो आमतौर पर जो हम पढ़ रहे थे संसदीय प्रणाली में यहाँ पर पीएम को कैसे हटाते हैं, जब सांसद लोग अपना समर्थन खत्म कर दें तो पीएम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके से नहीं होता, यहाँ पर होता है अब इम्पीचमेंट, यानी महाभियोग लगाना पड़ता है। महाभियोग क्या है, महाभियोग एक तरीका है। महाभियोग तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से चीज़ों को नहीं चलाते हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा मनमाना करने लगा, है ना। तो ऐसे में जनता क्या करेगी, महाभियोग लगाएगी। मतलब महाभियोग एक प्रोसेस है। अभी जब इसका वीडियो जब हम अलग से पढ़ाएंगे, इम्पीचमेंट डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ाएंगे कि महाभियोग का सिस्टम क्या होता है। एक्चुअली महाभियोग में क्या होता है, जो सांसद लोग होते हैं वो लोग मिलकर के इसको हटाते हैं, सब लोग मिलकर के एक बिल पारित करते हैं कि ये राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से चीज़ों को नहीं चला रहा है, तो इसलिए क्या करते हैं, सारे लोग सांसद एक हो जाते हैं, इसको हटाना है। देश की जनता भी का भी वहाँ पे जनमत संग्रह कराया जाता है कि ये राष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, उसको हटा, मतलब एक तरह से क्या हटाने का ये तरीका है। उसके बाद एक चीज़ और देखो, इस सिस्टम का सबसे खास बात है इसमें मंत्री का जो चयन होता है। आमतौर पर जब हम संसदीय प्रणाली पढ़ रहे थे उसमें मंत्री किससे बनता था, विधायक से, मतलब वही एमपी से चुने जाते थे। लेकिन यहाँ पर मंत्री का चयन जो है विधायिका से ही हो, इसकी गारंटी, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा बाध्यता नहीं है कि हम विधायिका से ही किसी मंत्री को बनाएंगे। मतलब कि सीधी बात है कि अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि हम मंत्री जो है किसको बना सकते हैं, जो कोई व्यक्ति योग्य होगा, किसी योग्य व्यक्ति को भी क्या बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं ना। यानी यहाँ पर किसको महत्व ज़्यादा दिया जाता है, यहाँ पर मंत्री, यहाँ पे मतलब इसके शासन प्रणाली में योग्यता को ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे योग्यता को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, किसी योग्य व्यक्ति को ही मंत्री यहाँ पे बनाया जाएगा आमतौर पे। तो अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और समझो, यहाँ पर राष्ट्रपति जो है क्या विधानमंडल को भंग कर सकता है, मतलब लेजिस्लेचर को खत्म कर सकता है, नहीं। क्यों नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि इनका चुनाव तो इसके माध्यम से हुआ ही नहीं। क्योंकि जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसमें क्या होता है, विधायिका अलग होता है, कार्यपालिका अलग होता है, और न्यायपालिका, यानी कि तीनों सेपरेट है, किसी का किसी से मतलब है, लेकिन कोरिलेशन साथ में मिल करके चलेंगे। कहने का मतलब है कि उस कोई मतलब नहीं का मतलब क्या, कि कोई किसी पर उस तरह से आरोप प्रत्यारोप जल्दी नहीं लगा पाएगा उसे, हाँ, भंग नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अलग सदन है, वो अलग सदन है। कहने का मतलब है कि ये जो विधायिका, जो विधानमंडल
से तो राष्ट्रपति थोड़ी बनता है यहाँ पे। भैया वो जो हाँ। आपातकाल लगता है मतलब भारत में, तो वो भंग कर देने से ही मतलब वो नहीं, इमरजेंसी जो भारत में लगता है वो तो राष्ट्रपति की मर्जी से ही होता है, यानी कि प्रधानमंत्री की मर्जी से होता है। हाँ, पूरा देश में एक शासन। मान लो कभी कभी क्या होता है, जैसे एक राज्य में, हम देश के स्तर पर आपातकाल की बात नहीं, जैसे राज्यों के स्तर की हम बात करें तो जैसे मान लो बिहार में इमरजेंसी लगा दिया जाए। इमरजेंसी क्या मतलब, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब राष्ट्रपति शासन जब हम लगाते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है, इमरजेंसी के जैसा ही होता है। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री वगैरह सारा क्या होता है, अनिष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रपति विधानमंडल को क्या करेगा, भंग कर पाएगा। अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति क्या सक्रिय, एक्टिव और नॉन एक्टिव, सीधी बात है, ठीक है, या पैसिव कह लो, ठीक है। तो राष्ट्रपति यहाँ पर विधानमंडल को भंग कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ से चुनकर आता ही नहीं है। तो ऐसे में वहां पर विधायिका क्या होती है, बनी रहती है आमतौर पे, ठीक है। अब जरा से देखें कि इस अध्यक्षीय प्रणाली के क्या है बेनिफिट्स, क्या है लॉसेस। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें सबसे एक अच्छी बात यह है कि सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या, शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका और जुडिशरी, तीनों अलग अलग है, सेपरेट है। इसका मतलब सभी को पावर क्या किया है, अलग अलग दिया है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, शक्तियों का बंटवारा है। उसके बाद बात करें तो चेक एंड बैलेंस की भी बात यहाँ पे अच्छी बात है, क्योंकि जब सभी को शक्तियों का पृथक्करण करेंगे तो सभी का नियंत्रण और संतुलन क्या बना रहता है। इससे देश में नियंत्रण और संतुलन की स्थिति बने, यानी कि क्या सिस्टम कैसे चलेगा, बिल्कुल बैलेंस चलेगा और अच्छे से चलेगा, कंट्रोल तरीके से चलेगा। कोई किसी के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है वहाँ पे। लेकिन ध्यान देना, जुडिशरी का जो होता है ये पावर बहुत ज़बरदस्त होता है। जुडिशरी तो करेगा ही करेगा रिव्यूज में, है ना। उसके बाद बात करते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, मंत्रिमंडल में किसको ध्यान रखा जाता है, योग्यता और कुशलता। अभी जस्ट बताया ना, मंत्रिमंडल में किसको ध्यान रखा जाता है, जो व्यक्ति की योग्य होगा, जो व्यक्ति अच्छे स्किल्ड लोग होंगे, जो कुशल लोग होंगे, केवल उन्हीं को मंत्री बनाया। भारत के जैसे नहीं, यहाँ पर तो अनपढ़ आदमी भी मंत्री बन जाता है। सीधी सी बात है, जो भी आदमी विधायिका में शामिल होंगे मंत्री उसी से बनता है। तो बाहर से मंत्री तो बनता नहीं आमतौर पर भारत में। उसके बाद देखो चौथा पॉइंट क्या है, चौथा फायदा क्या है इससे, कि कार्यपालिका को विधायिका की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी नहीं। कार्यपालिका का काम क्या है, मतलब जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका काम है सिर्फ शासन करो आप अच्छे से। अब विधायिका का काम क्या है, कानून बनाओ। और भारत में क्या होता है कि जो लोग कानून बनाते हैं वही मंत्री भी होते हैं, यानी कि विधायिका ही कानून भी बनाएगा और विधायिका शासन भी करेगा। तो ऐसे में क्या होता है, विधायिका को दो दो काम करना पड़ता है यहाँ पे, मतलब कार्यपालिका को। तो कार्यपालिका चूंकि एक सांसद भी तो है वो, तो विधायक देखो कार्यपालिका यहाँ पर कानून भी बना रहा है और कार्यपालिका यहाँ पर मंत्रालय भी संभाल रहा है, फॉलो भी कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसको दोनों, मतलब कि संसदीय प्रणाली में दोनों चीजें करना पड़ रहा था। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर क्या दोनों को अलग अलग काम मिला है, तो दोनों की जिम्मेदारी भी क्या होगा, अलग अलग, एक साथ निभाना पड़ेगा नहीं। यानी कि कार्यपालिका को विधायिका की जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ती है। कार्यपालिका का काम है सिर्फ शासन करना, ठीक है, और विधायिका का काम क्या है, कानून बनाना। अब जरा सा देख लें तो फायदे की बात होगी, अच्छी बात होगी। अब देखो हर एक सिस्टम की कुछ ना कुछ खराब बात होती है। देखो अभी जो संसदीय प्रणाली पढ़े थे, तो संसदीय प्रणाली की जो चीजें अच्छी बात थी वो इसका क्या हो जाता है, हानि। और जो उसमें खराबी था उस चीज की कमी को लाभ के। तो जब भी एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली में अंतर बताएं, तो बता दोगे ना आराम से। उसके बाद देखो इसके लॉसेस क्या है, कार्यपालिका और विधायिका में टकराव की स्थिति हमेशा बना रहता है, बना रहेगा ना। मान लो कि विधायिका कोई कानून बनाया और कार्यपालिका बोलेगा कि हम उस कानून को नहीं मानते हैं, ये कानून तुम्हारा अच्छा नहीं है, तो ऐसे में टकराव रहेगा ना। अच्छा ये भी सोचो, मान लो केंद्र में अलग सरकार है, राज्य में अलग सरकार है, जब यादें पढ़े थे जब संसदीय प्रणाली में, तो ऐसे में वहां पर टकराव की स्थिति हुई थी कि नहीं, क्योंकि वो उसका अलग हुए थे ना। अच्छा यहाँ भी देखो टकराव की स्थिति बनती, क्योंकि दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। तो हो सकता है कि ये कानून ऐसा बना दे जो इसको पसंद ना आए, लेकिन संसदीय प्रणाली में टकराव की स्थिति नहीं होती है। वहाँ पे राजनीतिक गतिरोध का मामला अलग है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो जाए तो अलग अलग बात है, लेकिन कार्यपालिका और विधायिका में थोड़ी होता है, वो तो केंद्र और राज्यों के स्तर पर टकराव की स्थिति होती है। बात में तो संसदीय प्रणाली में ऐसी होती थी नहीं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कार्यपालिका तो विधायिका का हिस्सा था, जबकि यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, टकराव की स्थिति, कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या, राष्ट्रपति और विधायिका का कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है। देखो यहाँ पर सांसद को विधानमंडल को भंग कर सकते हैं, तो ऐसे में इसका टाइम पीरियड क्या होगा,
फिक्स होगा। तो जब टाइम पीरियड फिक्स होगा, राष्ट्रपति को भी आमतौर पे जल्दी नहीं हटा, क्योंकि महाभियोग बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, इसमें सारे विधानमंडल सबको एक होना पड़ता है। मतलब कि महाभियोग लगाना सच में बहुत मुश्किल काम है। भारत में तो आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को महाभियोग कभी हुआ ही नहीं, लाया ही नहीं गया किसी भी यहाँ पे प्रेसिडेंट के खिलाफ। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये कार्यकाल की बात समझ में आ गया। अब मान लो कि राष्ट्रपति और विधायिका का जब निश्चित कार्यकाल होगा, उसको पता है कि हम इतने साल के लिए बन गए हैं, तो ऐसे में हो सकता है ना कि वो मनमानापन करने लगे, उसको तो कुर्सी खोने का टेंशन नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, हो सकता है कि वो जनमत के प्रति यानी कि जनता के प्रति वो लापरवाह हो जाए, ये वाला टेंशन है। और अगला एक और टेंशन क्या है कि सारे महत्वपूर्ण निर्णय एक ही व्यक्ति करेगा, कौन, राष्ट्रपति। हो सकता है ना एक व्यक्ति कभी कभी निर्णय गलत भी ले ले। जब एक व्यक्ति निर्णय लेगा तो ऐसे में क्या होगा, बड़ा रिस्क होता है। अगर ये निर्णय अच्छा लिया फिर तो बहुत बढ़िया है, और अगर ये निर्णय अच्छा नहीं लिया तो फिर तो पूरा देश को बर्बाद, यानी कि एक व्यक्ति का गलती पूरा का पूरा देश को तबाह कर सकता है। समझ में आया। उसके बाद देखो, कहता है राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो कौन होगा, बहुसंख्यक वर्ग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति कैसे बन रहा है, निर्वाचक गण या फिर जनता सीधा चुनेगी। जब जनता सीधा चुनेगी, निर्वाचक गण या फिर इसके तौर पे नहीं चुनती है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, या तो निर्वाचन जनता सीधे करेगी या फिर क्या होगा, इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होगा। मतलब देखा जाए तो दोनों ही स्थिति में जनता डायरेक्टली चुन रही है ना। अब देखो उसमें रिस्क क्या होता है। अब मान लो जिस देश की जनसंख्या, बहुसंख्यक जनसंख्या, मान लो वहां पर हिंदू, सपोज दैट, हम अपने देश की बात करें, यहाँ पर बहुसंख्यक में कौन है, हिंदू है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा वोटिंग किसको पड़ेगा, हिंदू में से किसी को मिलेगा, क्योंकि वो हिंदू को सपोर्ट करेगा। तो राष्ट्रपति कौन बनेगा, बहुसंख्यक वर्ग की तरफ से बनेगा। तो ऐसे में कभी सोचो अल्पसंख्यक वाला बन पाएगा, राष्ट्रपति कभी बन पाएगा नहीं। जबकि भारत में तो यहाँ पे बहुत सारे माइनॉरिटीज जो है राष्ट्रपति बने हैं, है ना। अभी हामिद अंसारी बने थे उपराष्ट्रपति, प्रणब मुखर्जी का तुम ले लो, वो भी तो, कहने का मतलब कि रामनाथ कोविंद भी बने, जो दलित थे, बने ना। तो ऐसे कई सारे लोग शासन के उच्च पद पे पहुंच जाते हैं जो कि मतलब कि बहुसंख्यक में नहीं आते हैं। लेकिन ये सिस्टम कहाँ पे चलेगा, जब संसदीय प्रणाली में चलेगा। लेकिन यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, देखो हम ये बार बार जो तुम देख रहे हो, हम तुलना कर करके पढ़ा रहे हैं ना, कि कभी अध्यक्षी पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन संसदीय को हम साथ में लेके चल रहे हैं। इसको कहते हैं तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी। इससे बेनिफिट क्या होगा कि तुम्हारा पिछला भी रिवीजन हो जाएगा और ये भी रिवीजन है, और जब आंसर लिखने के लिए देंगे वो तुम आराम से कर पाओगे। तो ये हमारा समझ में आ गया ना। अच्छा, अब देखो बहुसंख्यक वर्ग को अगर तुम दे देते हो तो ऐसे माइनॉरिटी में क्या होगा, असुरक्षा बढ़ेगा ना। और ये क्या चिंता की बात है, सभी देश में माइनॉरिटी की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, बेहतर हो, सुरक्षित होनी चाहिए, और ये इसके लिए क्या है, प्रॉब्लम्स है। बात समझ में आ गया। अच्छा, भारत की अगर बात करें तो भारत में शासन प्रणाली कैसे चलता है। देखो भारत में संसदीय प्रणाली इस वजह से भी चलता है क्योंकि हमको शुरुआत में क्या हुआ था, जब हम लोग नए नए आज़ाद हुए थे तो हमारे पास कौन से सिस्टम का ज़्यादा अनुभव था, ब्रिटिश सिस्टम का। हमारे पास संसदीय प्रणाली का क्या था, ज़्यादा अनुभव था। दूसरा बात, भारत में बहुसंख्यक वर्ग और अल्पसंख्यक बहुत सारे, यहाँ पे अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और अलग अलग यहाँ पे डाइवर्सिटी है। तो ऐसे में क्या होगा, ये खतरा रहता है ना कि हम अगर इस सिस्टम को मानेंगे तो बहुत सारा चीज़ दिक्कत हो जाएगा। और ये सब चीज़ की वजह से यहाँ पर हम लोग क्या अपनाएं, संसदीय प्रणाली। तो ये भी अगर कंक्लूजन अगर पूछ दे कि आखिर भारत ये सिस्टम को क्यों माना, इसके पीछे रीजन बता सकते हो ना। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ये जो है, ये अध्यक्षीय प्रणाली वाला, ये वाला हमारा